तो दोस्तों फिर एक बार आपके लिए आए देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने दी लोगों को बड़ी राहत। आज से प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन समेत खुलेंगी कई दुकानें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने लाखों लोगों को एक बड़ी राहत दी है। यानी मंगलवार आज से दिल्ली के लोग प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वाटर प्यूरीफायर की मरम्मत करने वाले लोगों को घर बुला सकेंगे। इसके अलावा मार्केट में किताब, स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक पंखे की दुकानें भी खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली सरकार ने काफी बड़ा फैसला लिया है लॉकडाउन के बीच, जबकि दिल्ली सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से लगातार आग्रह कर रही है, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने ये काफी बड़ी राहत दी है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा में पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख ने मांगी जमानत। कहा मुझे कोरोना से है खतरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख ने जेल में कोरोना का संक्रमण का खतरा बताते हुए जमानत अर्जी दाखिल की है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा है। शाहरुख ने याचिका में कहा कि जेल में क्षमता से अधिक संख्या में कैदियों को रखा गया है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, इसीलिए उसे जमानत दी जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, उसी वक्त शाहरुख ने जो है एक हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल तानी थी, जिसके जुर्म में उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर अब तक उसे जेल में रखा गया है, लेकिन अभी उसे जमानत नहीं मिली है। जबकि शाहीन बाग में तमंचा लहराने वाले व्यक्ति को जमानत दिल्ली सरकार ने दे दी थी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है शाहरुख को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महामारी में बिहार ने तोड़े रिकॉर्ड। एक दिन में 69 पॉजिटिव केस, वहीं 25 जिलों में फैला महामारी का संक्रमण। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए 522 नए मामले, वहीं 27 की हो चुके हैं 24 घंटे में मौत। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 8590, जो देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 7 दिन के भीतर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की योजना बताए केंद्र की मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की क्या योजना बनाई है। जस्टिस NV रमना, जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस BR गवई की पीठ ने गृह मंत्रालय को एक हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता जगदीश S झोकर व वकील गौरव जैन ने याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार लगाई कि कोरोना जांच के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में भेजने का प्रबंध किया जाए। वहीं आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 90% प्रवासी मजदूरों को राशन और जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उन्हें जो है उनके गृह राज्य कोरोना टेस्ट कराने के बाद भेज दिया जाए। वहीं केंद्र की मोदी सरकार अब एक हफ्ते के अंदर इसकी योजना जो है सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि क्या वो योजना बनाई है इन्हें उनके घर भेजने की। तो काफी बड़ा अपडेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। उनके वकील ने कहा वह भगोड़े नहीं, मरकज के लोग कर रहे हैं पूरा सहयोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वह अंडरग्राउंड है। इस दौरान कोरोना वायरस के टेस्ट में मौलाना साद निगेटिव पाए गए हैं। ये जानकारी उनके वकील फुजैल अयूब ने दी है। बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मौलाना साद कंदावली के फार्म हाउस पर भी छापेमारी की थी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार वकील फुजैल अयूब ने बताया कि मौलाना साद की महामारी रिपोर्ट निगेटिव आई है और वह भगोड़े नहीं है, ना ही उनसे दिल्ली पुलिस ने पेश होने के लिए कहा है। हमें कोई समन कॉपी भी नहीं मिली है। हमने अब तक 3 नोटिस प्राप्त किए हैं और तीनों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज और तबलीगी जमात के लोग दिल्ली पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में मौलाना साद के कार्यालय को मरकज में खोजा है, साथ ही साथ अन्य अपराधियों के भी कार्यालय और आवासों को भी खोजा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि हमें दिल्ली पुलिस ने किसी तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया है कि हमें उनके सामने पेश होना है। जबकि मीडिया लगातार ये चला रही कि दिल्ली के तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद को जो है अब पेश होना होगा और उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन उनके वकील ने साफ मना किया है कि हमें ऐसी कोई भी कॉपी अभी तक जो है पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है उनके वकील ने।
इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना फंड में यूपी के बीजेपी विधायक ने दिए थे 25 लाख, अब वापस मांगे पैसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से कोरोना फंड में 25 लाख रुपए दान दिए थे। अब वह इन पैसों को वापस मांग रहे हैं। इस संबंध में विधायक ने हरदोई जिला प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि उनके दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसके चलते उनकी विधायक निधि का पैसा वापस किया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधायक श्याम प्रकाश का आरोप है कि उनके द्वारा दी गई विधायक निधि का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वह उनका पैसा वापस दिया जाए, जिससे कि वो अपने हाथों से इस पैसे का इस्तेमाल महामारी संक्रमित इलाकों में करेंगे। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है, वहीं उन्होंने ये पैसे वापस मांगे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, उत्तर प्रदेश में 1 मई से फिर शुरू होगा राशन का वितरण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 मई से जो है प्रदेश में राशन का वितरण का काम शुरू हो जाना चाहिए। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन प्रदेश और देश में खुलेगा तब औद्योगिक गतिविधि शुरू करने के लिए भी हमने योजना बनाई है। तो काफी बड़ा अपडेट दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब उत्तर प्रदेश में 1 मई से फिर से जो है राशन का वितरण शुरू हो जाएगा। जो मुफ्त वाला राशन है और वैसे जो कार्ड धारकों को 1-2 रुपए किलो मिलता है, वो राशन अब 1 मई से फिर से मिलने लगेगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली में 3 मई के बाद लॉकडाउन रहेगा या नहीं, इस पर बोले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि 3 मई आने में लगभग 1 हफ्ते का समय है और लॉकडाउन के विषय में परिस्थिति को देखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संक्रमण को देखते हुए 3 मई को लॉकडाउन खोलने पर अभी से दिल्ली में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन क्षेत्रों में कोरोना का कोई मामला दिल्ली में सामने नहीं आया है वहां अकेले दुकानों को खोलने की अनुमति जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला 3 मई के आसपास ही लिया जाएगा कि दिल्ली में जो है 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। इसी से पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह के संकेत दिए थे कि माना जा रहा है कि कुछ अन्य राज्यों की तरह ही दिल्ली सरकार भी 3 मई के बाद दिल्ली में लॉकडाउन आगे बढ़ा सकती है। तो साफ हो चुका है कि दिल्ली में 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महाराष्ट्र सरकार की अपील, 6 राज्यों से अपने 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस ले जाएं, कहा राज्य की सीमा तक छोड़ेंगे हम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से जो है सभी प्रवासी मजदूर जगह जगह राज्य में फंस गए थे, इसी बीच महाराष्ट्र में भी 3.5 लाख 6 राज्य के प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 6 राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस बुला लें। और जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा है कि हम उनको उनके बॉर्डर तक फ्री में छोड़ेंगे। उन प्रवासी मजदूरों से यह सरकार से किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वे अपने राज्य में अपने प्रवासी मजदूरों को बुला लें। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। वहीं 6 राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र से बुला लें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने की अशोक गहलोत की तारीफ, कहा दूसरे राज्य भी राजस्थान से सीखे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने 9 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की लॉकडाउन को लेकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन लगाकर राज्य में महामारी संक्रमण को रोका है, उसी तरह अन्य राज्य भी राजस्थान सरकार से सीखें और अपने प्रदेश में उसी तरह के प्रबंध से महामारी को रोकें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पत्रकारों को लेकर उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत होने पर 15 लाख का दिया जाएगा परिवार को मुआवजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार का मानना है कि पत्रकार अपनी जान पर खेलकर महामारी संक्रमण के बीच रिपोर्टिंग करते हैं और इस दौरान उनकी कोरोना वायरस से मौत हो जाती है तो उड़ीसा सरकार उनके परिवार को 15 लाख का मुआवजा देगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रयागराज के 10,000 छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया योगी सरकार ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले कोटा में फंसे छात्रों को जो है बसों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया। अब योगी सरकार ने जो है प्रयागराज में 10,000 छात्र जो लॉकडाउन के चलते फंस गए थे, अब उनके घरों को बसों के द्वारा पहुंचा दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ शाम को इन सभी छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने उठाया कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने 9 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे और नीतीश
कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाया और कहा कि हम इस संकट की घड़ी में जो है कोटा में फंसे छात्रों को बिहार नहीं बुला सकते, क्योंकि बिहार में भी अब महामारी का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मुंबई के बांद्रा में कब्रिस्तान में संक्रमितों के शव दफनाने पर रोक से कोर्ट का इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को लेकर जो है महाराष्ट्र में कई संगठनों ने पहले ही दावा किया था कि जिसकी भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मौत होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके सबको जलाया जाएगा। जिसके बाद जो है महाराष्ट्र में एक मुसलमान की मौत हुई मुंबई के बांद्रा में, और उसके सबको जब लोग दफनाने गए थे कब्रिस्तान में, तब कई संगठनों ने रोका, जिसके बाद उन्होंने जो है कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने जो है सब दफनाने की इजाजत दे दी। और जो भी संगठन इसे रोक रहे थे उनको हिदायत दिया कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि जिस भी धर्म का वो व्यक्ति है उसी के रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र की तरफ से दी गई छूट राज्य में लागू नहीं होगी, रांची पूरी तरह से रहेगा सील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में आदेश दिया था कि आर्थिक गतिविधियों को छूट दी थी राज्य में, कि जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की दुकान है, परचूनी की दुकान है, राशन की दुकान है, इनको खोला जाए राज्य में। लेकिन जो है झारखंड सरकार ने कहा है कि हम किसी भी तरह की दुकान को खोलने की अभी इजाजत झारखंड में नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने कहा है कि रांची पूरी तरह से सील रहेगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने यह काफी बड़ा फैसला लिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे थे उनकी अब सेवा अवधि बढ़ा दी है। इसी बीच मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।